हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ा लेट हो गया। तो आप लोगों को पता है कि ये बिहार का तथ्यासार जो घटना चक्र की समसामयिक पुस्तक है, उसी से हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो पिछला वीडियो में हमने किया था बिहार का एक जनरल इन्फॉर्मेशन किया था, फिर उसमें एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार किया था, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार किया था एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को भी मैंने कर दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार का भूगोल से संबंधित जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे और समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। और पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल से जा कर के आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। यहाँ पे BBSC और दरोगा के लिए और भी सारे जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करा करके रखा गया। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग वहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसका PDF भी वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आप इस पे अपलोड हो तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करेंगे आप लोग। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल में हम लोग देखते हैं सबसे पहले बिहार की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ है चट्टानों के प्रकार और एक है क्षेत्र। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जो चट्टान है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो धारवाड़ का जो चट्टान है वो दक्षिणी पूर्वी बिहार जैसे कि एक मैप मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे ये देखिए, आपका ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ये फिर आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो जो बिहार है, तो बिहार एक आप लोगों को पता है कि बिहार एक आयताकार इसका जो मैप बनता है बिहार वो आयताकार रूप में है। ठीक है, आयताकार फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो दक्षिणी पूर्वी बिहार देखेंगे तो ये साउथ है और ईस्ट, यानी कि यहाँ पे ये जो अगर मान के चलिए ये बिहार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है जैसे कि धारवाड़ की जो चट्टानें हैं वो दक्षिणी पूर्वी बिहार, जैसे मुंगेर, फिर से जमुई आपका, फिर से नवादा, ये जो है इसमें अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग विंध्य का जो विंध्यन चट्टानें हैं वो दक्षिणी पश्चिमी बिहार। तो ये दक्षिणी और पश्चिमी इधर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कैमूर हो गया, फिर यहाँ पे सोन हो गया, फिर सोन नदी घाटी हो गया, जहाँ रोहतास हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कौन सा टर्सियरी जो है। ठीक है, टर्सियरी बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। क्वार्टनरी जो है वो हिमालय एवं छोटानागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में ये पाया जाता है। बिहार के अधिकांश भागों में यह चट्टान पाई जाती है। आगे देखेंगे भू आकृतिक विभाजन कैसे किया गया है बिहार का। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, तो बिहार को मुख्यतः 3 भू भू प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, चूँकि ये बुक जो है अभी नई नई आई है मार्केट में, तो मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा। ठीक है, तो भू प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। जैसे शिवालिक की श्रेणी है, बिहार का मैदान है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार जो है बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। ठीक है, जो जिसको हिमालयी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसे रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी एवं हरहा घाटी के रूप में उप विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर ऊंची है। इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिखना ठोरी और मवाद प्रमुख दर्रे हैं जिनसे भारत और नेपाल के बीच में संपर्क मार्ग बनता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार के जो मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। जैसे कि एक नॉर्मली आप बिहार का मैप देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका बिहार का एक मैं यहाँ पे मैप दिखाता हूँ। लगभग एक बिहार हो गया। ठीक है, तो ये बीच से क्या है ना, बीच से जो गंगा नदी जाती है जो बिहार को बीचे मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। गंगा का ये उत्तरी, तो नॉर्थ साउथ इधर, नॉर्थ पोल इधर हो गया, तो उत्तरी भाग जो है उत्तरी भाग, और गंगा के दक्षिणी भाग में ये दक्षिणी भाग हो गया। ओके, आगे देखते हैं हम कि गंगा के उत्तरी मैदान गंगा का उत्तरी मैदान गंगा के उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियों से बना है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली
नदियों से बना है। उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण तराई क्षेत्र जैसे समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में है। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक है, बराबर की पहाड़ी है, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। ठीक है, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में टाल यानी कि निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं जिनका विस्तार पटना से लखीसराय क्षेत्र तक है। इस टाल क्षेत्र में बढ़ैया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे कि गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र से बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र दियारा भूमि है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर यानी कि जो निम्न भूमि है एवं मन यानी कि गोखुर झील की आकृति पाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी पठार की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूरब में बांका तक विस्तृत है। यह नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इसके अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर जिलों में कैमूर का पठार है जहाँ बलुआ पत्थर मिलते हैं। गया, मंदार, बराबर और जेबियन की पहाड़ियों जैसे कि गंगेश्वरी, राजगीर और शेखपुरा की सूकर पीठ पहाड़ियाँ बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि सोन नदी जो है वो कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। सोन नदी जो है कैमूर के पठार और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे बिहार की नदियाँ हैं और उनकी विशेषताएं मतलब दी गई है, उससे संबंधित मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिलती है। ठीक है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार की जो नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ है और उसका मुहाना कहाँ पे है, मतलब संगम कहाँ पे होता है, और विशेषताएं देखेंगे। इससे महत्वपूर्ण जो मतलब इन्फॉर्मेशन उसको देखेंगे। जैसे गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगोत्री के गोमुख से निकलता है, उत्तराखंड में है गंगोत्री, और ये जो मिलती है कहाँ पे है तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, और पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर तट पे बसे भोजपुर और सारण जिलों के बीच जो क्या है सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। सरयू नदी की बात करें जिसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये नामफा श्रेणी नेपाल से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी जो है वहाँ छपरा के निकट वहाँ पे जाकर के मिल जाती है। सिवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है ये, और इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। ओके, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें गंडक नदी की, तो जो गंडक नदी है ये नेपाल हिमालय से निकलती है, अन्नपूर्णा पर्वत के समीप मतलब जो है नेपाल के हिमालय से अन्नपूर्णा पर्वत के समीप से निकलती है। गंगा नदी जो पहलेजा घाट के निकट पटना में क्या है गंडक नदी जाकर के मिल जाती है। नेपाल में जो है इसको सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध है। ये काली गंडक, नारायणी गंडकी और नारायणी सालग्रामी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें ना शालिग्राम की मूर्तियाँ जो है वो मिलती है। शालिग्राम की मूर्ति नहीं, शालिग्राम के पत्थर जो होते हैं वही मिलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 630 किलोमीटर है। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बसे ये नगर हैं। आगे देखते हैं बूढ़ी गंडक की अगर हम बात करें तो ये सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। गंगा नदी क्या जो है मुंगेर के निकट जाकर के मिल जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर तट पर बसे ये नगर हैं। वाणगंगा, मसान, उरई, हरहा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। बागमती की बात करें तो बागमती नदी जो है वो शिवपुरी श्रेणी यानी कि हिमालय में जो है शिवपुरी श्रेणी है वहाँ से निकलती है। जगह जो है, नेपाल में ये है। कोसी नदी जो है वो बलतारा जो खगड़िया में जाकर के कोसी नदी में मिल जाती है बागमती, और बाढ़ के दिनों में ये क्या है कि मार्ग बदल लेती है। कुल लंबाई जो है 589 किलोमीटर है। कमला नदी की बात करें तो कमला नदी जो ये महाभारत की जो श्रेणी है नेपाल में वहाँ से निकलती है। कोसी दरजिया के पास जाकर के मिल जाती है। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है ये, और सौरी, ढोरी, बलान मुख्य इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। आप लोग कमला के बारे में ये पता होगा कि कमला नदी जो है इसका जो वर्णन आप लोग देखिएगा, मैला अंचल एक उपन्यास है, तो उसमें जो फणीश्वरनाथ रेणु ने इस कमला नदी का उसमें वर्णन किया हुआ है। कमला नदी के बारे में भी थोड़ा सा उससे कुछ पृष्ठभूमि वहाँ की भी है। ठीक है, चूँकि वो जो कमला रह रही है ना कमली, वो कमला नदी की मतलब कमला नदी में क्या होता है कि उसको कोई नवजात बहा देता है पानी में, ऐसा आप लोग उसको पढ़िएगा। बहुत अच्छी उपन्यास है, बहुत अच्छी नोवेल है, आंचलिक कहानियाँ हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य वाले लोगों के लिए वो बहुत ही मतलब उसमें से उससे प्रश्न आते हैं, हिंदी साहित्य के सिलेबस में है वो। ओके, कोसी नदी की बात करें तो नेपाल एवं तिब्बत जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ से ये निकलती है। गंगा नदी खगड़िया में जाकर के ये मिल जाती है। सोन कोसी
अरुण कोसी और तमूर कोसी के संगम बनती है। भारतीय सीमा में हनुमान नगर में ये प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए क्या है, ये कुख्यात है। ठीक है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक इसको कोसी नदी को कहा जाता है। महानंदा जो है वो दार्जिलिंग से निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी जो है, गंगा नदी गोडागारी घाट बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है। महानंदा दो धाराओं के मिलने से बनती है। एक धारा नेपाल हिमालय से निकलती है तथा बिहार में राजमहल के निकट गंगा में मिल जाती है। इसे स्थानीय रूप से फुलहर नदी कहा जाता है। दूसरी धारा महानंदा जो है दार्जिलिंग से निकलती है, पश्चिमी जो दिनाजपुर मालदा होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है वो 400 किलोमीटर है। आगे देखते हैं कि सोन नदी की अगर हम बात करें तो सोन नदी जो है वो मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी जो है यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। गंगा नदी पटना के निकट जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई 881 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में ये प्रवाहित होती है। और इस प्रवाहित होने के साथ साथ इसकी जो महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं तो जोहिला है, गोपद है, रिहंद है, कन्हार है और उत्तरी कोयल है। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदियां हैं जोहिला, गोपद, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। नेक्स्ट देखते हैं हम पुनपुन नदी की अगर बात करें तो पुनपुन नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार यानी कि पलामू जो झारखंड में है वहाँ से निकलती है। गंगा नदी फतुहा पटना के पास जाकर के मिल जाती है। ठीक है, कर्मनाशा की बात करें हम तो कैमूर पर्वत जो है, कैमूर पर्वत जो कैमूर बिहार में है वहाँ से निकलती है और गंगा नदी के चौसा में जाकर के मिल जाती है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच जो है वो सीमा बनाती है। बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि कर्मनाशा नदी में स्नान करने से सारे कर्मों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसका नाम कर्मनाशा रखा गया है। अजय नदी की बात करें तो यह देवघर झारखंड से निकलती है। भागीरथी नदी जो पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है और ये प्रवाह क्षेत्र के लिए ये जानी जाती है और यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्यूल नदी की बात करें हम तो क्यूल नदी जो है वो तीसरी पहाड़ी क्षेत्र यानी कि खड़गडीहा यानी गिरिडीह झारखंड से निकलती है। गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय में जाकर के मिल जाती है और जो बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती है। जमुई लखीसराय जो क्यूल नगर तट पर, ये क्या है इसका मतलब ये तट पे है। जमुई और लखीसराय क्यूल नगर तट पे है ये। आगे देखते हैं फल्गु नदी की बात करें हम तो निरंजना और मोहना के संगम से गया और बिहार में ये निकलती है, मतलब बनती है ये नदी और पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। बौद्ध एवं हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है फल्गु नदी। ठीक है, और यही पितृपक्ष के दौरान पिंड दान के लिए यह प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आगे बात करते हैं हम गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं। घाघरा है, ठीक है, उत्तर दिशा से। ठीक है, जो गंगा नदी बीचों बीचों जाती है ना, बिहार को दो भागों में बांटती है। तो ये जो मतलब गंगा नदी जो है वो उत्तर दिशा से मिलने वाली यानी कि ऊपर की ओर से आने वाली जो नदियां हैं कौन कौन है तो घाघरा है, ठीक है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती भी है। ठीक है, उसके बाद से कमला है, बलान है और कोसी और महानंदा है। ठीक है, आकर के इसमें गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां, अब इधर साउथ की ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है तो कर्मनाशा है, ठीक है, सोन नदी है, पुनपुन है, फल्गु है और क्यूल है। ठीक है, ये नदियां जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ओके, और बिहार के हम यहाँ पे देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो जलप्रपात की बात करें तो दुर्गावती जलप्रपात जो है वो कैमूर जिला में है। कर्मनाशा की सहायक नदी दुर्गावती पर स्थित है। कैमूर या रोहतास पहाड़ पे अवस्थित है। ऊंचाई 80 मीटर या 260 फीट है। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात इसका नाम है। ओके, काकोलत जलप्रपात की बात करें हम तो ये प्रश्न पूछा गया है कि काकोलत जलप्रपात कहाँ है। ठीक है, तो ये जो है काकोलत नवादा में है और काकोलत पहाड़ी पर अवस्थित है। ऊंचाई जो है 150 फीट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि महत्वपूर्ण कुछ जल कुंड के बारे में देख लेते हैं। जल कुंड मतलब जल का एक कुंड होगा, एक कुआं, मतलब वहाँ पे जल होता है। ठीक है, और वो जो है मतलब कैसा है, क्या नाम है उसका और उसका उद्गम स्थल कहाँ है तो उसको देख लेते हैं। तो ब्रह्म कुंड का अगर नाम आता है तो राजगीर जो सबसे अधिक गर्म, मतलब वहाँ पे गर्म पानी है। मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ और इसमें क्या है ना कि इसमें मतलब हमेशा जो पानी है वो गर्म रहता है, गर्म पानी निकलता है। ठीक है, ठंड के मौसम में जाने पे बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद से सप्तधारा यानी कि सतधरवा अगर बात करें तो ये भी राजगीर में है। सूर्य कुंड जो है
राजगीर में ही है। मखदूम कुंड जो है राजगीर में ही है। नानक कुंड जो है राजगीर में है। ऋषि कुंड जो है मुंगेर में है। सीता कुंड जो है मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड जो है वो मुंगेर में है। और रामेश्वर कुंड जो है वो भी मुंगेर में ही है। ठीक है, तो मुंगेर से कौन कौन है? मुंगेर से ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड। ओके, और उसके बाद से राजगीर में कौन कौन से है? तो ब्रह्म कुंड, सप्तधरवा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, ये जो है ये जलकुंड जो है वो राजगीर में है। आगे देखते हैं कि बिहार की जो मिट्टियां हैं, मिट्टी जो जिसको सॉइल बोलते हैं, उसको उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो गंगा का उत्तरी मैदान जो है वो मिट्टी जो है पर्वत पादीय है। पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में है। तराई की अगर बात करें हम, तराई मिट्टी जो पाई जाती है वो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक पाई जाती है। बांगर मिट्टी जो है वो पूर्णिया, सहरसा और जो है पूर्णिया सहरसा में कोसी नदी क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाई जाती है। दरभंगा में भी पाई जाती है। दरभंगा मुजफ्फरपुर में इसे कैरैल या कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है बांगर मिट्टी को। बलसुंदरी मिट्टी की बात करें तो पूर्णिया के दक्षिणी जो भाग से सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी में है। ओके, दक्षिणी भाग तक है तथा सारण एवं चंपारण के कुछ भाग में है। ओके, खादर मिट्टी की बात करें तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर मिट्टी को जाना जाता है। गंगा का दक्षिणी मैदान के बारे में बात करें तो टाल मिट्टी पाई जाती है। तो टाल मिट्टी जो है वो पटना, मुंगेर एवं भागलपुर में पाई जाती है। अभ्रक मिट्टी जो है वो नवादा में पाई जाती है। बलथर मिट्टी जो है कैमूर, पठार, राजमहल की पहाड़ियों, छोटा नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र के निकट। लोहा का अंश अधिक होने का रंग लाल होता है। लाल बलुई पत्थर जो होता है वो लाल बलुई पत्थर नहीं, सॉरी, यहाँ पे मिट्टी है। लाल बलुई जो मिट्टी है वो कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में मोटे अनाज की खेती के लिए ये उपयुक्त होता है। बिहार में अगर सिंचाई की बात करें हम तो सिंचाई से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। तो सिंचाई की अगर बात करें हम तो सिंचाई सुविधाओं को बेहतर साज संभाल के कारण बिहार में सिंचाई क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हुई है। मार्च 2017 तक सृजित सिंचाई क्षमता जो है 70.48 लाख हेक्टेयर थी, जो चरम सिंचाई क्षमता का 60% है। प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 63.42 लाख हेक्टेयर है, जो सृजित सिंचाई क्षमता का 90% है और चरम सिंचाई क्षमता का लगभग 54% है। आगे देखते हैं कि 93.6 लाख हेक्टेयर विस्तार वाले बिहार राज्य में 3 स्पष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद है। एक में 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन, जिसमें 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। और मिट्टी बलुई दोमट है। 2 में देखते हैं तो 8 जिलों वाला उत्तर पूर्व जोन, जिसमें जो वार्षिक वर्षापात जो है वो 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर के बीच रहता है। और मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है। तथा 3 में देखेंगे 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन, जिसमें 990 से लेकर 1300 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और मिट्टी जो है बलुई दोमट या दोमट, चिकनी दोमट और चिकनी मिट्टी है। आगे देखते हैं कि कमांड क्षेत्र जो है विकास एवं जल प्रबंधन CADWM का क्रियान्वयन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हर खेत को पानी के तहत किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना को प्राथमिकता वाली 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार में है। तो दुर्गावती जलाशय योजना है और पुनपुन बराज योजना है। अभी दुर्गावती कमांड क्षेत्र का विकास कार्य किया जा रहा है। आगे देखते हैं सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना के लिए कौन कौन से मतलब क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो बड़ी सिंचाई की परियोजना है, इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि जो क्षेत्रफल जो है वो बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत है। मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि जोग क्षेत्रफल को रखा गया है। और छोटी सिंचाई परियोजना की बात करें तो 2000 हेक्टेयर तक कृषि जोग क्षेत्रफल रखा गया है। फिर देखते हैं बिहार में चरम सृजित और उपलब्ध सिंचाई क्षमता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंचाई क्षमता जो है वो मतलब एक तरफ है सिंचाई क्षमता, फिर सिंचाई क्षमता का प्रकार जो है, और बृहद एवं मध्यम सिंचाई जो है, लघु सिंचाई और टोटल जोग दिया गया है। तो चरम जो है वो चरम क्षमता है, सृजित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता जो है इसको देखेंगे हम। ठीक है, तो बृहद एवं मध्यम सिंचाई की अगर चरम क्षमता की बात करें तो 53.53% है। सृजित क्षमता की बात करें हम, सृजित क्षमता की बात करें तो 29.69 है। और प्रयुक्त क्षमता की बात करें तो 26.72 है। ओके, और लघु सिंचाई की बात करें हम तो 64.01 है।
सृजित क्षमता में अगर लघु सिंचाई की बात करें तो 40.79 है और प्रयुक्त क्षमता में 36.70 है। योग जो है यहाँ पे दिया गया टोटल का योग 117.54 है, 70.48 है और 63.42 है। बिहार में नलकूपों से 54.6% लगभग 29.38 लाख हेक्टेयर यानी कि 29,38,000 हेक्टेयर जो है निजी नलकूप, जिसमें से निजी नलकूप है, नलकूप केवल दिया हुआ है तो निजी नलकूप से 21.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, जबकि नहरों द्वारा 33.6% यानी कि 26.72 लाख हेक्टेयर की क्षेत्र में सिंचाई की जाती है और अन्य जो स्रोतों से 11.8% जो क्षेत्र की सिंचाई होती है। बिहार में शताब्दी नलकूप योजना जो है, यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है। त्वरित सिंचाई योजना जो है, यह योजना नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में चल रही है। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर हम बात करें त्वरित सिंचाई लाभ योजना की, तो यह योजना नवादा, रोहतास, और मैंने इसको तो शायद बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बांध सिंचाई के लिए क्या है। तो एक तरफ बांध का नाम है, फिर नदी का नाम है, फिर जिला का नाम है, फिर बेसिन है और पूर्ण होने का जो वर्ष है उसको देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं और तब अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब क्लियर है कि बांध का नाम जो अजन बांध जो है वो अजन नदी पे है। ठीक है, जमुई में है और बेसिन जो है वो गंगा बेसिन है और पूर्ण होने का जो वर्ष है 1989। अमृति जो है जमुई जिला में है, गंगा बेसिन 1965, बदुआ नदी पे, बांका और जमुई इसका जिला है, गंगा पे है 1965 में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वरनार जो है वो जमुई जिला में है और वरनार बांध गंगा का बेसिन है और निर्माणाधीन में अभी बन रहा है। बसकुंड जो है वो बसकुंड में है, लखीसराय जिला है, गंगा बेसिन है, 1984 में बन करके ये तैयार हुआ था। बेलहरना की बात करें तो बेलहरना नदी पे है, बांका जिला है और गंगा जो है नदी बेसिन 1987 में बन के तैयार हुआ। बिलसाई की बात करें तो बिलसाई नदी पे, बांका जिला में, गंगा बेसिन 2001 में बन करके तैयार हुआ था। चंदन की बात करें तो चंदन नदी पे है, बांका जिला है, गंगा बेसिन है और 1968 में बन करके ये तैयार हुआ था। ओके, आगे देखते हैं कि चंदन हो गया। दुर्गावती की बात करें हम, दुर्गावती जो है वो दुर्गावती नदी पे है, भभुआ जिला है, गंगा बेसिन और यह भी निर्माणाधीन है, मतलब बन रहा है, अभी भी आधा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, कैलाश घाटी जो है वो जमुई में है, गंगा से बेसिन है, 1980 में बना था। खड़गपुर झील जो है मानव निर्मित है। ठीक है, ये जमुई जिला में है, गंगा बेसिन और 1876 में बन करके तैयार, मतलब गंगा बेसिन से इसको जोड़ा गया। ओके, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं उनमें देखेंगे हम लोग कि कोसी जल विद्युत परियोजना जो है वो कोसी नदी है और भारत जो है भारत बिहार और नेपाल से संबंधित है। ओके, यहाँ पे सोन नदी की बात करें, सॉरी सोन नदी नहीं, सोन परियोजना की बात करें तो सोन नदी पे है बिहार राज्य में, बिहार मतलब बिहार राज्य है। गंडक परियोजना तो गंडक नदी है, बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल ये संयुक्त रूप से है। ओके, बाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पे है और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोसी जल विद्युत परियोजना जो है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए वर्ष 1954 में आपसी सहमति हुई थी। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। इस बैराज का निर्माण वर्ष 1959 में प्रारंभ हुआ तथा 1963 में पूर्ण हुआ था। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना एवं पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का है, जो इसका निर्माण जो है वो वर्ष 1961 में प्रारंभ हुआ। पूर्वी कोसी नहर छठी पंचवर्षीय योजना से हुई थी। पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित जिले जो हैं अररिया हैं, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार है। पश्चिमी कोसी नहर से लाभान्वित जिले हैं दरभंगा, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर और मधुबनी है। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। गंडक परियोजना की अगर हम बात करें तो गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। आगे देखते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण में
पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। यह जल विद्युत परियोजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई तथा वर्ष 1968 में पूर्ण हुई। इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। प्रथम जो है पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, जिसमें नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज और कुशीनगर लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना को वर्ष 1961 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि द्वितीय जो पूर्वी गंडक नहर परियोजना से बिहार लाभान्वित होता है। इससे लाभान्वित जिले हैं मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज और सिवान है। अगर बात करें हम सोन परियोजना की, तो सोन परियोजना से देखेंगे हम लोग सोन परियोजना जो है क्या है। तो सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके तहत सोन बैराज, पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर तथा 2 नहर सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। सोन बैराज, जिसे इंदिरापुरी यानी कि कदवन बैराज भी कहा जाता है, एक जलाशय है जिसका निर्माण वर्ष 1960 में प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 1965 में पूर्ण हुआ। नेक्स्ट देखेंगे कि सोन पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया, जिसे क्रमशः वर्ष 1986 और 1993 में पूर्ण किया गया था। सोन नहर मुख्य जो है मेजर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं भोजपुर, अखल, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर जो भभुआ में और बक्सर में है। सोन उच्च स्तरीय नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं अरवल, कैमूर, भभुआ, गया, औरंगाबाद, रोहतास और जहानाबाद है। सोन नहर प्रणाली जो है वो भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है। यह वर्ष 1874 से परिचालन में है। अन्य प्रमुख नहरें कौन सी है, तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक में है, गंडक नदी पर है, और कमला नहर जो है कमला नदी पे है। तिरहुत नहर जो है गंडक नदी पे है। तेऊर नहर है जो गंडक नदी पे है। आगे देखते हैं यहाँ पे नदियों का अंतर संवर्धन। ठीक है, अंतर संबंधन के बाद नदियों का अंतर संबंध यहाँ पे देखेंगे तो बिहार राज्य पानी के मामले में विरोधाभासी समस्या से पीड़ित है। उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है तो दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ के खतरा कम करने के लिए राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। इसके लिए अतिरिक्त दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के स्तर से बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा लिंक योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण अग्रिम चरण में है। ओके, जल विद्युत परियोजना की बात करें हम तो यहाँ पे परियोजना का नाम है और जिला का नाम है। तो डेहरी परियोजना जल विद्युत जो है रोहतास में है, वरुण जो है परियोजना औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर परियोजना जो पश्चिमी चंपारण, कटैया सुपौल में है, अगनूर अरवल में है, नरसिंहगंज जो है रोहतास में है, त्रिवेणी जो है पश्चिमी चंपारण में, श्री किंदा जो है रोहतास में और समवारी जो है वो भी रोहतास में है। बेलसार की बात करें हम तो बेलसार जल विद्युत परियोजना जो है वो भी अरवल में है। अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में ही है। आप लोग किस किस जिले से हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पिछले भी वीडियो में मैंने पूछा था लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बता पाए, लेकिन इस वीडियो में आप लोग जरूर बताइए किस किस। कुछ लोगों ने बताया था, कुछ लोगों ने कॉमेंट किया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस जिले से हैं और आपके जिले की क्या खासियत है। ठीक है, ऐतिहासिक, भौगोलिक या फिर कोई भी टैग टाइप का। ठीक है, जैसे जीआई टैग हो गया, तो ऐसे आप लोग वहाँ बताइए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है। तो बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है, जहाँ बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है 68.80 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 लाख हेक्टेयर मतलब किलोमीटर आप बोल सकते किलोमीटर स्क्वायर का 73.1% है। ठीक है, मतलब बाढ़ जो आती है ना तो आप लोग 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उसका 73.1% जो इलाका है बिहार का वो बाढ़ में मतलब बाढ़ वहाँ पे बाढ़ आती है। ओके, उत्तरी बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है। यहाँ की 76% आबादी जो है वो बाढ़ प्रवण है। उत्तरी बिहार का मतलब यहाँ इधर इस साइड वाला बिहार अगर ये हो गया तो ऊपर वाला भाग। भारत के 400 लाख हेक्टेयर में बाढ़ प्रवण जो है क्षेत्र से बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग 17.2% हिस्सा है। आगे देखते हैं हम कि इसी प्रकार देश की कुल बाढ़ जो है कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 56.5% हिस्सा बिहार में निवास करता है।
बिहार में बड़े पैमाने की बाढ़ों का मुख्य कारण यह है कि उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियां उत्तर में स्थित नेपाल की तीखी ढाल से दक्षिणी दिशा में बहकर आती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है, जिससे जिससे नदियों के बेसिन उथले होते जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती है। बरसात के मौसम में ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति की स्रोत है। बाढ़ों से बचने के लिए बिहार में 3746 किलोमीटर और नेपाल में 68 किलोमीटर लंबाई में तटबंध बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि इसके अलावा जो है वो चांदन बेसिन में 101 किलोमीटर लंबाई में तटबंधों का निर्माण हो रहा है और महानंदा बेसिन में 1196 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाने की योजना है। चूँकि ये तटबंध जो है बाढ़ के बचाव के अस्थायी समाधान नहीं है, इसलिए बाढ़ की परिघटना बिहार की आबादी को परेशान करती रहती है। बाढ़ प्रवण जिले जो हैं इसमें 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। इन 28 जिलों में से 15 को अत्यंत बाढ़ प्रवण माना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिहार के बाढ़ प्रवण जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, बिहार के बाढ़ प्रवण जिले में आता है तो अत्यंत बाढ़ प्रवण जिले में आता है उत्तर बिहार, जिसमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, टोटल 15 जिले जो हैं वो अत्यंत बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आते हैं। उत्तर बिहार में अगर हम ये भी देखते हैं, पश्चिमी चंपारण जो है सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और 7 जिले, ठीक है, ये मध्यम में आते हैं। और अन्य बाढ़ प्रवण जिले जो हैं दक्षिणी बिहार में जैसे कि पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, 6 जिलों को जो है अन्य बाढ़ प्रवण जिलों में रखा गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण से संबंधित जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है क्या क्या है, समझ पड़ेगी इससे। तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण जलवायु में स्थित है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में जो है अर्ध शुष्क जलवायु। एक बार समझा देते हैं मैप पे, ये आपका अगर ईस्ट भाग हो गया तो ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो पूर्वी भाग जो बिहार का है वो आर्द्र जलवायु है तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क है। बिहार राज्य की मानसून जलवायु जो है वो मानसूनी प्रकार की है, ठीक है। यहाँ वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च के मध्य से जून तक होता है, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होता है और शीत ऋतु जो होता है वो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक होता है, ठीक है, जो अभी स्टार्टिंग होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। जलवायु का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो एक तरफ है विद्वान उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, जैसे कोपेन मतलब के द्वारा CW के मतलब इसको टैग दिया गया है, फिर AW दिया गया है, फिर त्रिवार्था की बात करें तो CA डैश मतलब डैश है, W है, AW है। थार्नवेट ने बिहार के अधिकांश भाग को CA-W में तथा उत्तरी संकीर्ण भाग को CB-W में किया है। बिहार को 2 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, उप हिमालय और गंगा का मैदान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो एक तरफ है कृषि जलवायु प्रदेश है, ठीक है, और एक दूसरी तरफ से है जिला है। क्षेत्र जो है एक क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान है, शिवहर लिखा हुआ है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। ओके, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। गोपालगंज है, सिवान है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण तथा बेगूसराय जो है वो उत्तर पश्चिम जो है जलोढ़ मैदान में है। उत्तर पूर्व अगर क्षेत्र 2 को जो देखेंगे हम, 3 कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र में बांटा गया, तो क्षेत्र 2 में देखते हैं हम, तो उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जो है पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज, सुपौल और खगड़िया और बेगूसराय में इसको बांटा गया है। क्षेत्र 3 की बात करें तो दक्षिण बिहार जो जलोढ़ मैदान है, तो 3 का A में जैसे भागलपुर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका है। और फिर अगर हम बात करें 3 का B में तो भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, भोजपुर और अरवल है। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं 2017 का ये जो रिपोर्ट है, तो कुल जो वन क्षेत्र जो है
तो सॉरी यहाँ भारत नहीं है, बिहार होगा। तो 7,299 वर्ग किलोमीटर, 7.7% है। कुल वृक्ष आवरण जो है 2,263 वर्ग किलोमीटर है। कुछ कुल एवं आवरण जो है 9,562 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.15% है। ठीक है, 94,163 का 10.15%। ठीक है, ये आपका क्या हो गया कुल, मतलब यहाँ पे वन्य क्षेत्र, जिसमें वन क्षेत्र आ गया, आवरण आ गया, और मतलब ठीक है, दोनों आ गया। भारत के कुल भौगोलिक का 1.19%। ठीक है, भारत के टोटल का, जैसे भारत का कितना है, 32,87,263 है। अरे 32,87,263 यानी कि 32,87,263 किलोमीटर भारत की कुल जनसंख्या, सॉरी कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो उसका 1.19% जो वन का जो है, मतलब इसका टोटल का 1.19% जो है वो बिहार में वन का परसेंटेज है। प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष आवरण जो है 0.01 हेक्टेयर है। ठीक है, तो इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जिले, जैसे कि कैमूर, ठीक है, घटते क्रम में है, तो सबसे ज़्यादा जो कैमूर में है, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास में। सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले जो 3 जिले हैं घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा 1% जो है कैमूर में है, फिर जमुई में है, फिर नवादा में है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है 6,877.41 वर्ग किलोमीटर जो है 7.30%। ठीक है, बिहार में संरक्षित क्षेत्रों की अगर बात करें हम, तो क्रम संख्या है, और नाम है, जिला है, अधिसूचना की तिथि, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्षेत्र, मतलब जो किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर का है। वाल्मीकि नगर पार्क जो है पश्चिमी चंपारण में है, और अधिसूचना की तिथि 2/8/1989 को यह अधिसूचित हुआ था, और क्षेत्र जो है 335.6 वर्ग किलोमीटर है। वाल्मीकि वन प्राणी अभ्यारण्य की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में है, और ये जो अधिसूचना जो है 4/5/1978 को हुआ, 880.78 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर की बात करें तो 27/5/1976 को ये अधिसूचित हुआ, 681.99 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है इसका। पंत वन्य प्राणी जो अभ्यारण्य है जो राजगीर में, नालंदा में, तो 20/5/1978 है, 36.84% जो है वो मतलब क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं पंत तो हो गया, फिर देखते हैं हम यहाँ पे कैमूर। ठीक है, कैमूर अभ्यारण्य की बात करें हम तो रोहतास एवं कैमूर जिला में है, और 25/7/1979 को हुआ था, 89 नहीं है, 79 है। ये 1,504.96 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका वन क्षेत्र है। गौतम बुद्ध अगर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये गया जिले में है, 14/9/1976 को ये मतलब इम्प्लीमेंट हुआ था, और 259.5 जो हेक्टेयर जो है, वर्ग हेक्टेयर जो है उसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मिट्टी और भौगोलिक स्थितियाँ हैं, उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको देखते हैं मिट्टी की जो भौगोलिक स्थिति है और फसलें हैं कौन कौन सी होती है। जैसे कि मध्यम अम्लीय सघन बनावट, ठीक है, बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी जो ये है, तो चावल, गेहूं, मक्का, अरहर, लीची, आम। ठीक है, और बाढ़ वाले क्षेत्र में मखाना। प्रभावित क्षेत्र जो है, प्रभावित अधिकांश क्षेत्र जलमग्न रहता है, जिसे चौर कहा जाता है। हल्के से मध्यम बनावट, कम अम्लीय, बलुई से दोमट यानी कि अधिक क्षेत्र ताल और दियारा भूमि में कौन कौन से पाया जाता है, तो मक्का, सरसों, जूट, केला, आम, बेल, हल्दी और आलू। पुरानी जलोढ़ से बलुई दोमट मिट्टी में चावल, चना, गेहूं, आम, अमरूद, केला, आलू, प्याज आदि पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं कि उदयपुर वन्य प्राणी जो है ये 19/4/1978 को 8.87 वर्ग किलोमीटर में है। नागी पंछी बांध पंछी जो है जमुई में है, 14/7/1987 को हुआ था, 7.91 वर्ग किलोमीटर है। नकटी बांध पक्षी जो है अभ्यारण्य जमुई में है, 15/7/1987 को हुआ था, इसका अधिसूचित किया गया था, 3.32 वर्ग किलोमीटर में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन जो है ये भागलपुर में है। अभी ये आप लोगों से पूछा सकता है, टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो भी यहाँ पे बना है, कछुआ पुनर्वास। ओके, तो इसको भी देख सकते हैं, तो ये भागलपुर में है, 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कांवर झील अभ्यारण्य की बात करें हम तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय में है, 20/6/1989 को यह अधिसूचित किया गया था, 63.11 वर्ग किलोमीटर है।
बरैला झील की बात करें और सलीम अली पक्षी अभयारण्य की बात करें तो दोनों है, ये कहाँ पे है, ये जो दोनों है वैशाली में 1997 में अधिसूचित किया गया था। 1.96 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य की बात करें दरभंगा में है, 2016 में अधिसूचित हुआ था। 29.21 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण जो पश्चिमी चंपारण 7/8/2012 में अधिसूचित हुआ था, 899.38 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उक्त क्षेत्रफल में पूर्व में घोषित वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य एवं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान पटना की। अगर बात करते हैं 153 एकड़ में इसका विस्तार है। गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र एवं विश्व में दूसरे बड़े केंद्र के रूप में स्थिति प्राप्त है। उद्यान को राज्य का पहला पॉलीथीन या प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया। गोगाविल झील जो है, यह झील जो है कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड में है। 270.99 एकड़ में फैला यह झील बिहार का बड़े नमभूमि क्षेत्र में से एक है। यहाँ कैस्पियन सागर और साइबेरियाई क्षेत्र से प्रवासी पक्षी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉल्फिन दिवस जो है, डॉल्फिन दिवस जो 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, 2012 से इसको प्रारंभ किया गया। ओके, तो बिहार की ज्योग्राफी में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब बिहार की राज्य व्यवस्था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोग अगर अभी तक इस चैनल के साथ बने हुए हैं, इस वीडियो के साथ, तो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अच्छी पुस्तक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मतलब मिल ही गया होगा, और आई होप कि आप लोग इसको देख करके आप लाभ उठा पाएंगे। 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब किसी को बहुत बहुत धन्यवाद, JSIQ एजुकेशन को इतना सारा प्यार देने के लिए।